हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेटेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं बता दूं कि इससे पहले जो सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हुआ पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा है और मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी कराऊंगा। तो आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। यूट्यूब में मैं सारे कंटेंट जो होंगे हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी और द साइंस के सारे कंटेंट में डालूंगा। आपको सारा मटेरियल फ्री में यहाँ पे मिल जाएगा। सिर्फ आप क्या करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आपको पता है कि हिस्ट्री में क्या किया गया है। पहला पोर्शन क्या है, इतिहास लेखन के स्रोत। इतिहास लेखन के क्या क्या स्रोत है। फर्स्ट बेसिक, सबसे बेसिक चीज़ ये होना चाहिए कि हमें जानना चाहिए कि इतिहास क्या है, इतिहास को कितने भाग में बांटा गया है। इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर लेंगे हल्का, उसके बाद तुरंत में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। पहला क्या है, प्रागैतिहासिक। दूसरा क्या, आर्ध इतिहास। और तीसरा क्या है, इतिहास या ऐतिहासिक, ठीक है ना। तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसके क्या होते हैं, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कोई लिखित साक्ष्य, सिर्फ उसमें मानव के बारे पता चलता है, उसकी सभ्यता के बारे में हमको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये आपका प्रागैतिहासिक काल हुआ। दूसरा क्या है, आर्ध ऐतिहासिक काल, जिसमें क्या होते हैं, लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, ठीक है ना। प्रमाण, लिखित साक्ष्य के प्रमाण हैं। लिखित साक्ष्य के प्रमाण, परंतु फिर भी उनकी गुण लिपि का कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। इसे आर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। और उसमें क्या है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अर्ध ऐतिहासिक काल का सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो हड़प्पा संस्कृति जो है हमारा, अर्ध ऐतिहासिक काल और वैदिक कालीन संस्कृति जो है वो अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो हड़प्पा संस्कृति और वैदिक कालीन संस्कृति जो है वो हमारा अर्ध ऐतिहासिक काल में आता है। उसके बाद अगला ये है कि इतिहास जो 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व के बाद के काल को के जो घटनाएं हैं उसको हम लोग इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। और इसके लिए हम लोग किस किस चीज़ पर डिपेंड होते हैं, साहित्य, पुरातत्व और वैदेशिक विवरणों पे निर्भर करते हैं, ठीक है ना। तो जो पुरातात्विक है, जो खनन से जो मिले हैं, ठीक है ना, उससे, फिर साहित्य से, फिर विदेशी विवरण से हम ये करते हैं। तो इसी पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इतिहास स्रोत को समझने का प्रयास करेंगे। इन्हीं तीनों के माध्यम से हम इतिहास लेखन के स्रोत को समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इतिहास लेखन के पुरातात्विक स्रोत। इतिहास लेखन के पुरातात्विक स्रोत में पहला क्या है, अभिलेख। अभिलेख क्या है, जो धातु, अब पत्थर और धातु के चादरों पर उत्कीर्ण है, पत्थर धातु के चादरों पे उत्कीर्ण है, जिसपे तिथि अंकित नहीं है, ठीक है ना। और ये कब के हैं, इसको जानने के लिए क्या कहते हैं, अक्षरों की मोटाई के आधार पर कालक्रम का निर्धारण किया जाता है। तिथि अंकित नहीं, तो अक्षर का मोटाई और बनावट के आधार पर हम उनके कालक्रमों का निर्धारण करते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है, अशोक के है, ठीक है ना। अशोक का नाम कहाँ पे है, मस्की में। मस्की और गुर्जरा नामक अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक उल्लेखित है। पूछ सकता है कि अशोक का नाम किन अभिलेखों में ये है, तो मस्की और गुर्जरा नामक अभिलेख में अशोक का नाम अशोक उल्लेखित है। बाकी जगहों पे उसे प्रियदर्शनी कहा गया है, ठीक है ना। लेकिन अशोक सिर्फ मस्की और गुर्जरा नामक अभिलेख में ही अशोक का और जो वास्तविक नाम है अशोक वो उल्लेखित है, ठीक है ना। अशोक जो है, अशोक के अधिकतर अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में है। किस लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है। अब ब्राह्मी लिपि जो होता है वो हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषाओं का विकास जो है इसी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अब ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले कौन पढ़ा था, सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिसेप्स नामक वैज्ञानिक ने पढ़ा था, ठीक है। देखिए कितना अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाए हैं, सारा एनसीईआरटी बेस्ड और विभिन्न प्रकार के बुक से हम क्या किए, मटेरियल को कलेक्ट किए और सिर्फ आपके लिए क्या किए, ये किए ताकि आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ले लाएं और आपका ये सहायक आचार्य में भी फायदा करे। ये मेरा मेन उद्देश्य था, ठीक है। अशोक के जो उत्तर पश्चिम कौन सा एरिया, गुजरात का एरिया हो गया, ठीक है ना। उत्तर पश्चिम के एरिया के कौन लिपि में, खरोष्ठी लिपि में है, ठीक है। प्रशस्तियाँ,
अब आ जाते हैं अभिलेख के बाद प्रशस्तियाँ। प्रशस्ति का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख, ठीक है ना, प्रयाग अभिलेख जो कहाँ पे उत्पन्न है? समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों का विवेचन करता है। तो समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों का विवेचन प्रयाग अभिलेख करता है, और जो कहाँ पे ये है? जो अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है, ठीक है। ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति क्या है? ग्वालियर प्रशस्ति के बारे में बोलता है, ग्वालियर प्रशस्ति राजा भोज की उपलब्धियों का विवेचन करता है। ग्वालियर प्रशस्ति राजा भोज की उपलब्धियों का विवेचन करता है, ठीक है। अब कुछ इंपोर्टेंट अभिलेख जानते हैं, जिसमें पहला क्या है? हाथी गुफा अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल के बारे में बताएगा, ठीक है। नासिक अभिलेख गौतमी बलसेरी के बारे में बताएगा। गिरनार अभिलेख रुद्रदामा के बारे में बताएगा। भीतरी अभिलेख एक स्कंद गुप्त के बारे में बताएगा। जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त के बारे में बताएगा। देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन के बारे में बताएगा। एहोल अभिलेख चालुक्य नरेश पुष्करसेन द्वितीय के बारे बताता है, ठीक है। तो ये कुछ अभिलेख थे जिससे हमको पता चलता है विभिन्न राजाओं के बारे, ठीक है। भूमि अनुदान पत्र, भूमि अनुदान पत्र जो अधिकतर तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण होते थे, चांबों की चादरों पर, इन पर विभिन्न अनुदानों और भूखंडों की सीमाओं का उल्लेख है, भूखंडों की सीमाओं का उल्लेख है, के साथ साथ उस अवसर का भी वर्णन है जब वह भूखंड दान दिए जाते थे। भूमि अनुदान पत्र, ठीक है। फिर अगला क्या है? निजी, निजी अभिलेख। निजी अभिलेख क्या है? निजी अभिलेख बहुधा मंदिरों और मूर्तियों पर उत्कीर्ण है। निजी अभिलेख बहुधा मंदिरों और मूर्तियों पर उत्कीर्ण है, जी इन पर तिथियां खुदी हुई हैं, उनसे मंदिरों के निर्माण और मूर्ति प्रतिष्ठान का ज्ञात होता है। तो निजी अभिलेख अधिकतर किसमें है? मंदिरों पर, वहाँ पे तिथि उत्कीर्ण है जिससे उस मंदिर को कब स्थापित किया गया था और उसमें कब मूर्ति स्थापित किया गया था, इसके बारे में हमको पता चलता है। तो निजी अभिलेख से तत्कालीन राजनीतिक दशा का भी ज्ञान होता है, क्योंकि उसमें तत्कालीन शासकों का बहुधा उल्लेख है। तो तत्कालीन राजाओं के दशाओं का बारे हमको ज्ञान किससे होता है? निजी अभिलेख से होता है। पतंजलि, पतंजलि के महाभाष्य, पतंजलि के महाभाष्य, किसका महाभाष्य? पतंजलि के महाभाष्य से हमको ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो अश्वमेध यज्ञ कौन कराया था? पुष्यमित्र शुंग। और कहाँ से हमको पता चलता है? महाभाष्य से। किसका महाभाष्य? पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस राजाओं का पूरा इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया? तो सातवाहन राजाओं का पूरा अभिलेख सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। आप पूरे इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहे, आप देखेंगे कि इसी से बेस्ट मैं आपको कुछ क्वेश्चन MCQ भी कराऊंगा, ठीक है, और आपके प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे देखते हैं सती प्रथा का लिखित साक्ष्य, सती प्रथा का लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख में मिलता है। तो पूछ सकता है कि सती प्रथा का लिखित साक्ष्य किस में मिलता है? तो एरन अभिलेख में। एशिया माइनर के बोगज कोई नामक स्थान पर लगभग 1400 ईस्वी पूर्व, बोगज कोई नामक स्थान पर 1400 ईस्वी पूर्व का संधि अभिलेख पत्र अभिलेख मिला है, जिसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नास्ते का उल्लेख है। तो कौन सा जगह है? एशिया माइनर का बोगज कोई, ठीक है ना, बोगज कोई। कौन सा ईस्वी? 1400 ईस्वी पूर्व का। कौन सी मिला? संधि विग्राहक पत्र मिला है, जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख है। कौन को? मित्र, वरुण, इंद्र और नास्ते का उल्लेख है। तो हमको पूछ सकता है कि कौन सा स्थान पर 1400 ईस्वी पूर्व का संधि विग्राहक पत्र मिला है? तो बोगज कोई नामक स्थान पे। और किन देवताओं का उल्लेख है? तो वैदिक देवताओं का उल्लेख है। किन किन देवताओं का उल्लेख है? तो मित्र, वरुण, इंद्र और नास्ते का उल्लेख है। अब देखिए कितना अच्छा कंटेंट है। आहत सिक्के किसको बोलते हैं? प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं। कासार्पण किसको कहते हैं? जो प्राचीन सिक्का होता है उसको आहत सिक्के कहते हैं, और आहत सिक्कों को साहित्य में कासार्पण कहते हैं। दोनों में देखिए, जब दोनों प्राचीन सिक्का है, लेकिन जब साहित्य में उसका वर्णन करने लगे तो कासार्पण कहेंगे, ठीक है। मंदसौर अभिलेख से हमको रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी मिलती है। हाथी गुफा अभिलेख सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र होता है। तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम जिक्र किसमें होता है? हाथी गुफा अभिलेख में होता है। बुर्ज होम जो है कश्मीरी नवपाषाण कालिक पुरा स्थल है। यहाँ पे मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता है। तो बुर्ज होम नवपाषाण कालिक स्थल कौन सा है? बुर्ज होम है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है? मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता है। सिक्के के बारे बोलते हैं।
पंचाल के मित्र शासकों तथा यौधेय आदि गणराज्यों का पूरा इतिहास उनके सिक्कों के आधार पर लिखा गया। पंचाल के मित्र शासक मालवा तथा यौधेय, ठीक है ना, यौधेय के गणराज्यों का पूरा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? सिक्कों के आधार पर लिखा गया है। उसी तरह से अभी हम लोग पढ़े कि अभिलेख के आधार पर पूरा इतिहास किसका लिखा गया? सातवाहन का लिखा गया है। सिक्के की यदि बड़ी संख्या एक स्थान पर मिले तो यह अनुमान लगाया जाता है कि प्राप्ति स्थान उस शासक का राज्य था। जहाँ पे मिलेगा बहुत ज़्यादा सिक्का तो ये लगता था कि ये उस राजा का स्थल था। यदि सिक्के में कोई तिथि उत्कीर्ण हो तो उसका राज्यकाल, तिथि सिक्का में तिथि मिल गया तो उसका राज्यकाल के बारे पता चलेगा, ठीक है ना। सिक्के के पृष्ठभाग में जिस देवता का आकृति बना होता था उसके विचार मिलते हैं, ठीक है ना। जिस देवता के पीछे साइड में, जैसे हम लोग आजकल देखते हैं ना, एगो सिक्का में हेड और टेल होता है, तो हेड के टाइम में देखते हैं भारत में क्या बना हुआ है, अशोक स्तंभ वाला जो ये वो बना हुआ है, ठीक है ना। तो उसी तरह से क्या होता था, सिक्के में जो कोई मूर्ति में सिक्के का कोई देवता का चित्र बना गया तो पता चलता था कि ये उस राजा का है और ये उस राजा इस धर्म के प्रति उसका झुकाव था, ठीक है। तो अब क्या होता है, सिक्कों में जब सोने की अपेक्षा खोट की मात्रा, सिक्का में जब सोना होगा उसमें चांदी मिला देगा, तांबा मिला देगा। उसी तरह से क्या कहते हैं, सिक्का में अगर खोट ज़्यादा मिल गया तो यह अनुमान लगाया जाता था कि उस समय राज्य की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। उस समय जो राज्य की दशा अच्छी नहीं थी उसकी जानकारी हमको कैसे पता चलता है? उसके सिक्के से। सिक्के में क्या होगा, उसमें खोट मिला दिया जाएगा ज़्यादा, तो उसके पता चल जाएगा हमको, ठीक है। आप क्या बोलते हैं, समुद्रगुप्त यहाँ पे पूछा, समुद्रगुप्त के सिक्कों में युग बना हुआ होता था, अश्वमेध पराक्रमा शब्द खुदा हुआ था। इससे इस बात की पुष्टि होती थी कि उसने अश्वमेध यज्ञ कराया। तो समुद्रगुप्त में अश्वमेध यज्ञ कराया था, इसकी पुष्टि किससे होती है? उसका सिक्का से होता है कि उसके सिक्के में क्या था, अश्वमेध पराक्रमा लिखा हुआ था। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि किसके सिक्के में अश्वमेध पराक्रमा लिखा हुआ था, तो समुद्रगुप्त के सिक्के में अश्वमेध पराक्रमा लिखा हुआ था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त के सिक्कों से यह अनुमान लगाया जाता है कि उसने शकों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त के जो चांदी के सिक्के थे उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उसने शकों को पराजित किया। क्योंकि उस समय चांदी के सिक्के केवल उत्तर पश्चिम भारत में चलते थे। तो उत्तर पश्चिम भारत में सिर्फ चांदी के सिक्के चलते थे और समुद्रगुप्त वहाँ पे विजय प्राप्त किया था और शकों को पराजित किया था, ठीक है। स्मारक में क्या है, नागर शैली उत्तर भारत के जो मंदिर बनाने की कला है उसको नागर शैली, दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाने की कला है उसको द्रविड़ शैली, वेसर शैली क्या होता है, दक्षिणा पथ में मंदिर बनाने की कला को हम लोग क्या बोलते हैं, वेसर शैली बोलते हैं। लेकिन नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रण इसमें होता है, वेसर शैली में नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, जावा स्मारक में बोरोबदूत इस बात का प्रमाण है कि 9वीं शताब्दी में महायान का बौद्ध धर्म लोकप्रिय था। 9वीं शताब्दी में महायान का बौद्ध धर्म लोकप्रिय था, इसका प्रमाण कौन देता है हमको? वो बोरोबदूत, ठीक है ना, बोरोबदूत, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अवशेष। बहुत अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए बना के लाए हैं, आप लोग सिर्फ इसको देखते रहे, लास्ट में मैं इसका MCQ भी आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। अवशेष, जहाँ एक स्थान पर मनुष्य की बस्तियों के कई स्तर, ठीक है ना, निकलते हैं, वहाँ सभ्यता के विकास क्रम पर प्रकाश पड़ता है। अब खुदाई हो रहा है, ठीक है ना, अब वहाँ पे एक लेयर में एक बस्ती, दूसरा लेयर में दूसरा बस्ती, तो इससे सभ्यता के विकास क्रम के बारे में हमको पता चलता है, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो में 500 से अधिक मोहरें मिली है, 500 से अधिक मोहरें मिली हैं और उन्हीं के आधार पर हड़प्पा संस्कृति के निवासियों का धार्मिक विश्वासों का अनुमान लगाया गया है, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो में 500 से अधिक मोहर मिला और उसी के आधार पर उसकी जो धार्मिक विचार थे, धार्मिक विश्वास का अनुमान लगाया गया है, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या बोलता है, बसाड़ जो प्राचीन वैशाली है उसमें 274 मिट्टी के मोहरे मिले। कितना? 274 मिट्टी के मोहरे मिले। उनसे 4वीं शताब्दी ईस्वी में ऐसी श्रेणी का पता लगाया गया जिसके साहूकार, व्यापारी और माल ढोने वाले सभी के प्रकार के सदस्य थे, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, हस्तिनापुर, ठीक है ना। हस्तिनापुर की खुदाई के आधार पर डॉक्टर BB लाल का मत है कि महाभारत में वर्णित कौरवों पांडवों का युद्ध 900 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो 900 ईस्वी पूर्व में क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर BD लाल के अनुसार जो बोलते हैं 900 ईस्वी पूर्व में महाभारत
महाभारत में वर्णित कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, तो ये किसके आधार से पता पर चलता है? ये हस्तिनापुर की खुदाई के आधार पर पता चलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, और इसका पार्ट 2 भी आपको मैं कराऊंगा, जिसमें साहित्य के बारे आपको बताऊंगे कि कौन साहित्यिक सोर्स क्या है जिसके आधार पर हमको इतिहास के बारे जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, अब जितना आपको कराया उसका थोड़ा MCQ देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्या है? किस राजवंश का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया? हमने बताया था कि सतवाहनों का पूरा इतिहास उसके उसके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। ठीक है ना। सती होने का प्रथम प्रमाण, सती होने का प्रथम प्रमाण किससे मिलता है? तो सती होने का प्रथम प्रमाण हमको किससे मिलता है? यहाँ पे है हाथी गुफा अभिलेख, यहाँ पे है मंदसौर अभिलेख, एरन अभिलेख और नासिक अभिलेख। तो कौन है? तो एरन अभिलेख होगा। कौन सा होगा? एरन अभिलेख से हमको सती होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है ना। किसके सिक्कों में युग बना हुआ है? तो हम बोले थे कि समुद्रगुप्त के सिक्कों में युग बना हुआ। आप देखिएगा, वीडियो बैक करके देख सकते हैं, उसमें लिखे हैं हम क्या कि समुद्रगुप्त के सिक्कों में युग बना है और अश्वमेध प्रकर्मकः लिखा हुआ है, मतलब उसने अश्वमेध यज्ञ कराया था समुद्रगुप्त। तो किसके सिक्कों में? तो समुद्रगुप्त के सिक्कों में क्या बना है? युग बना हुआ है। ठीक है ना। किसके सिक्कों में अश्वमेध प्रकर्मकः लिखा हुआ है? बोले अभी तुरंत हम बताएं, तो किसका? समुद्रगुप्त के सिक्कों में अश्वमेध प्रकर्मकः लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद मंदिर यहाँ पे है क्या? वेसर शैली से निर्मित मंदिरें कहाँ है? वेसर शैली से निर्मित मंदिरें कहाँ? दक्षिणा पथ में है। ठीक है ना। उत्तर शैली नागर, दक्षिण पहली, ठीक है। तो इसमें क्या, वेसर शैली का मंदिर का निर्माण कहाँ पे है? दक्षिणा पथ में। ठीक है। भारतवर्ष, अभी हम अभिलेख जब पढ़ा रहे थे उस टाइम आपको हम बताए थे कि भारतवर्ष का जिक्र कहाँ पे है? हाथी गुफा अभिलेख में। किस में है? हाथी गुफा अभिलेख में है। फिर 1400 ईस्वी पूर्व के संधि 1400 ईस्वी पूर्व के संधि विग्रह 1400 ईस्वी पूर्व में संधि पत्र अभिलेख कहाँ मिला है? तो बोगजकोई नामक स्थान पे मिला है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, और भी इसी तरह के और भी मटेरियल आपको मैं दूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।